औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, एक और एपिसोड एंड ऑफ टाइम्स के हवाले से मेरे साथ हैं रिजवान भाई, शाहनवाज़ भाई और बिलाल भाई। तो आपके बहुत से सवालात आ रहे थे, हम कोशिश करेंगे आपके वन बाय वन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ना वो इसमें रिकॉर्ड करवा दें। और चूँकि आजकल जो हालात जैसे जिस जगह पे जा रहे हैं तो बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बहुत से लोग एतराज़ कर रहे हैं, जी आप इतनी देर से वीडियोस क्यों रिकॉर्ड करवाते हैं, और वो लोग इंतज़ार करते हैं वीडियोस का और एक एक महीना हो जाता है वीडियोस नहीं आती। तो इस हवाले से ही आपके ऊपर बड़ा एतराज़ है। अब आप इसका आवाम को बताएं, आपके जो व्यूअर्स हैं, कि आपकी क्या वजह है, क्या मसरूफियत है कि आप इस काम को इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। मेरी सुस्ती भी है, खैर उसके अलावा मैं ये कोशिश करता हूँ कि इंफॉर्मेशन जो है वो उसके ऊपर थॉरो रिसर्च होनी चाहिए, स्टडी होनी चाहिए। सिर्फ वीडियो बनाने का सिर्फ हमें वो नहीं होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाते रहें। हमें ऑथेंटिसिटी की तरफ गौर करना है और हमें उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है जो इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी ज़रूरी है। इसीलिए जो है बड़ा हम गौर व फिक्र करने के बाद ही कोई ना कोई वीडियो पे हम काम करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाते हैं। और उसमें दूसरी बात जो पहले ही मैंने की है कि सुस्ती भी थोड़ी सी शामिल है। दुनिया के मामला चलते रहते हैं और बनानी चाहिए। बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे बात करने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे आगे थोड़ी सी तेज़ी लाएँ इन वीडियोस में। महीनों का गैप ना हो, एटलीस्ट महीने में दो नहीं तो कम से कम एक वीडियो तो एटलीस्ट, दो वीडियोस तो एटलीस्ट होनी चाहिए इंशाल्लाह। जो आपके जो व्यूअर्स हैं वो डिमांड करते हैं कि आप हर रोज़ वीडियो अपलोड करें, तो हर रोज़ नहीं तो वीकली एक, कम से कम वीकेंड पे एक वीडियो आ जाए। जब हमने ये शुरू किया था, अपना स्टार्ट किया था इस्लाह चैनल पे, हमने एंड ऑफ टाइम्स का जो टॉपिक स्टार्ट किया था, उस वक्त हम वीक में एक या दो वीडियोस डालते थे। उस वक्त इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी जो देने की ज़रूरत थी, वो हम दे चुके हैं। अब तो सिर्फ एक दज्जाल का एक एपिसोड रह चुका है जो कि अब बनाना है, और उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी बात तफसील से कर चुके हैं हम एक एक चीज़ के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है कि अब आगे जो हालात जिस तरह आगे बदलते जाएंगे उस वक्त इंशाल्लाह ताला हम साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादा वीडियोस की बजाय हम क्वालिटी पे अगर हम गौर करें, क्वांटिटी की बजाय तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा रिजवान भी, मेरा क्वेश्चन है कि एक रिक्वेस्ट है बेसिकली कि आप जो निशानियां अगर उसे तरतीब से बता देंगे तो लोगों की थोड़ी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लोग थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, कुछ निशानी ऐसी हैं जो कि इमाम महदी के बाद हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं इस तरह से हमें, तो वो समझते हैं कि वो इमाम महदी से पहले होगा वो मामला, तो फिर इमाम महदी का टाइम आएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस एपिसोड में आप हमें निशानियों की तरतीब जो है वो बता सकें? अच्छा, इसकी तरतीब ये है कि हज़रत इमाम महदी हैं। हज़रत इमाम महदी के बाद जो हमारे एनालिसिस हैं, जिस तरह हमने सारा डिकोड किया पिछले सारे एपिसोड में, हज़रत इमाम महदी के बाद जंग होगी आर्मगेडन, जो कि बड़ी जंग है, जिसको आखिरी जंग भी कहा जाता है, जो कि क्रिश्चियनिटी में भी उसकी प्रेडिक्शंस मौजूद हैं और यहूदियों की किताबों में भी मौजूद हैं और हमारी कुतुब हदीस में भी उसकी प्रेडिक्शंस मौजूद हैं। तो वो होनी है बेसिकली तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पे, दो शहर जिसमें हदीस, सही मुस्लिम की हदीस है, जिसमें दाविक और अम्माक का जिक्र है। और वही जंग है, वही एक फ़ाइनल जंग है, वही इस्लाम वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। 80 झंडे आएंगे, 80 ममालिक आएंगे, और वो आएंगे भी सिर्फ उधर उसी एरिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़। और वो सोने का जो ख़जाना है, उस ख़जाने की वजह से वहाँ पर वो आएंगे। वो जंग वहाँ पर होगी और ये हज़रत इमाम महदी के बाद होगी। और उस जंग के बाद फिर 3 साल का अरसा है कहत का, ठीक है। वो न्यूक्लियर वॉर है अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, हदीस से जो एनालिसिस लिए हैं, वो न्यूक्लियर वॉर है। उसके बाद जो है पूरी दुनिया में कहत का एक मंज़र है हदीस के अंदर, और वो 3 साल का है। उसके बाद दज्जाल है, और दज्जाल के बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर याजूज माजूज हैं, और फिर इसी तरह सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन ये है कि इसी दज्जाल से पहले दाबतुल अर्द ने आना है, और सूरज ने भी जो है वो मगरिब से निकलना है।
तो ये 3 निशानियाँ जो दाबतुल अर्द, बीस्ट ऑफ द अर्थ, एंड सन विल राइज फ्रॉम वेस्ट, और उसके बाद दज्जाल, ये 3 निशानियाँ ऊपर नीचे हैं। उसके बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम, फिर याजूज माजूज। आलमगडन के बारे में आपने बताया, क्या हज़रत इमाम महदी के बाद जो पहली जंग है वो आलमगडन ही है या उससे पहले भी कोई उससे पहले हदीस मिलती है जब बड़ी बड़ी जंगों का आगाज़ होने लगेगा तो अल्लाह ताला ये अजमियों में से एक जमात को अल्लाह ताला स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिनसे अल्लाह ताला दीन की मदद लेंगे। तो वो क्लैरिटी में हमें पता चलता है कि ये इस वक्त आपके सामने जो दुनिया की सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, हम तो ये बड़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि ये इसराइल ने जंग करवानी ही करवानी है। उसने दुनिया में उसने ये गहमा गहमी और ये केओस की सिचुएशन पैदा करनी ही करनी है, क्योंकि उसने अपना 3rd टेम्पल बनाना है और उसके लिए वो इकोनॉमिकली पूरी दुनिया को वो कमज़ोर करना चाह रहा है। खुद वो स्ट्रांग रहेगा, पूरी दुनिया कमज़ोर कर लेगा, और उसके बाद वो अब उसकी इजारादारी होगी, जो वो करेगा कोई किसी में हिम्मत नहीं होगी, हर कोई अपने अपने ऊपर ही फोकस कर रहा होगा, क्योंकि केओस होगा और इकोनॉमिकली दुनिया शट डाउन हो जाएगी इन जंगों की वजह से, और वो अपनी मनमानी करेगा। जो उसने करना है, मस्जिद अक्सा को शहीद करने की जो भी कोशिशें करनी, जो भी प्लान करने हैं, बहरहाल उनका फोकस इसी तरफ ही है, पूरी दुनिया की इकॉनमी को शट डाउन करना है और उन्होंने अपनी इजारादारी रखनी है, और यही ग्रेटर इसराइल है, और इसी तरह ये कमज़ोर करके खुद स्ट्रांग होना चाह रहे हैं। और ये जब बड़ी बड़ी जंगें होने लगेंगी तो उस वक्त ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ये एक 2 मुल्क हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त हमें नज़र आ रहा है जो हदीस के मुताबिक कि ये उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान ने आज से पहले हमारी जो 75 साल तारीख़ है उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि हम आंखों में आंखें डाल के इसराइल को भी हम 2 टोक जवाब दे रहे हैं, हम अमेरिका को भी 2 टोक जवाब दे रहे हैं, हम इंडिया के हम जहाज़ भी गिरा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पूरी दुनिया को हम आंखें दिखा रहे हैं, और पूरी दुनिया के नेटो के ख़िलाफ़ हम जा रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। और पूरी दुनिया का प्रेशर था। जो रशिया का जो दौरा हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा था, चाइना के साथ जो मामला हैं, अमेरिका कब से जोर लगा रहा है कि चाइना से पीछे हट जाएं, लेकिन हमारी जो सर्वाइवल है वो है ही इस वक्त चाइना के साथ है। दुनियावी अंदाज में बात कर रहा हूँ, वैसे तो अल्लाह ताला ही है जो सबको बचाने वाला है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी में मैं जो बात कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान उभर के ऐसे सामने आया है, कभी हिस्ट्री में ऐसे सामने नहीं आया था, जो एक सुपर पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज़ की सुपर पावर है। अब माने या ना माने, बेशक हम कर्ज़ों में हैं, लेकिन हम वाहिद कुव्वत हैं मुस्लिम वर्ल्ड की जिसके पास हथियार सबसे बेहतरीन है, जिसके पास पायलट सबसे बेहतरीन है। अगर खुदा ना खासा कोई भी मसला होता है, पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 मुस्लिम कंट्री है जो जिसका डिफेंस सबसे ज़्यादा मजबूत है, जिसकी फ़ौज सबसे ज़्यादा मजबूत है, जिसके पायलट सबसे ज़्यादा मजबूत है, जिसके पास आपके ये न्यूक्लियर एसेट्स हैं हमारे पास, जो हमारी टेक्नोलॉजी है सारी की सारी। तो ये तो सीधी सी बात है। और पाकिस्तान इस मौके पे आके दुनिया के सामने सर उठाना, दुनिया की आंखों में आंखें डालना, स्पेशली अमेरिका की आंखों में आंखें डालना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और पाकिस्तान का इस वक्त जो स्टांस है अफ़गानिस्तान के साथ, कितना स्ट्रॉन्ग स्टांस है। हम वो वाहिद मुल्क हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं, उसके लिए हम सोच रहे हैं, उसकी हम गौर फिक्र करें, उनके साथ हम अच्छे रवाबित रख के आगे हम भाईचारे के साथ आगे हम मामला तय करना चाह रहे हैं। और ये बड़ी खुशाइन चीज़ है, और इसमें हर्डल ज़ाहिरी बात आएंगी, दुश्मन को तो ये पसंद नहीं आएगा कि हम इस तरह मिल बैठ, इसलिए वो उनके अंदर जो उनके एलिमेंट्स हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर, वो आपको अक्सर बॉर्डर पे जो तशवीशनाक सूरत हाल कभी नज़र आती है कभी नहीं आती, तो ये बेसिकली वो भी बेचारे मामला से गुजर रहे हैं, वो भी बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान ने जो भी गलती की, ब्लंडर किया पास्ट में, अपने अफ़गानी भाइयों को उन्होंने वो सपोर्ट नहीं की जो करनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान उस वक्त जिन लोगों के हाथ में था वो भी मजबूर थे, क्योंकि उनकी अपनी कमज़ोरियाँ थी, अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए उनको झुकना पड़ा बातिल कुव्वतों के आगे, और अपने ही भाइयों के जो है उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उनके आगे पेश किए कि भी इनको मारा जाए। लेकिन इवेंचुअली हमने अपनी गलतियों से सीखा, अब हम उस दौर पे आ गए हैं, हम उस दौर में एंटर हो गए हैं जब हमारे ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए हैं अफ़गानिस्तान के साथ। हुकूमती लेवल की बात कर रहा हूँ, फ़ौज की और ISI की तो मामला बेहतर ही थे, शुरू से ही बेहतर थे, अंडर द टेबल बड़े हालात ठीक ही रहे उनके किसी न किसी हवाले से। लेकिन अब हुकूमती सतह पर अफ़गानी मुजाहिदीन और हमारी पाकिस्तान की हुकूमत, हमारे दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आगे ये मज़ीद बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। और आगे जो जंगों की सूरत हाल है, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला ये दोनों ममालिक मुस्लिम कुव्वत, पूरी दुनिया की मुस्लिम कुव्वत ये नुमायाँ तौर पर नज़र आएंगे पूरी दुनिया को, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के पास जो फील्ड का तजर्बा है वो पूरे मुस्लिम ममालिक में किसी के पास भी कोई तजर्बा नहीं है। उन्होंने 30 ममालिक की जो नेटो वफाज है उनको शिकस्त दी है, और पाकिस्तान के पास जो असला है वो मुस्लिम वर्ल्ड में किसी के पास नहीं। तो अब ये
एक्सपीरियंस को, और पाकिस्तान का एक्सपीरियंस भी मौजूद है। ज़ाहिर बात है, रशिया के साथ जो वॉर थी अफगानिस्तान में, उसमें पाकिस्तान के भी तजर्बा शामिल था। पाकिस्तान की ISI दुनिया की टॉप ISIs में से है, और हमारी फ़ौज भी मुस्लिम ममालिक की टॉप फ़ौज है। तो इसलिए ये जब ये दो ममालिक मिल जाएंगे तो ये एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक जो है ना क़ुव्वत बनती नज़र आ रही है मुझे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इंशाल्लाह ताला। तो ये बड़ी बड़ी जंगें और ये सब कुछ उसी तरफ जा रहा है कि जो हदीस जिस तरह प्रेडिक्ट किया है।